हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। तो रेडी हो आज कुछ नया सीखने के लिए। तो बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का समावेश। ठीक है, जिसमें हमारा पहला टॉपिक है आवेश का संतुलन तथा उसकी साम्यावस्था, जिसपे बेस्ड काफी अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। जो बच्चे आईआईटी जेईई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बेटा, तो आज का हमारा टॉपिक, पहला टॉपिक क्या रहेगा, आवेश का संतुलन या साम्यावस्था। आज हम सभी टॉपिक पे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं कूलॉम के नियम पर और आपके बहुल आवेशों के मध्य अध्यारोपण का सिद्धांत है। ठीक है ना, बलों के अध्यारोपण के सिद्धांत पे भी हम क्वेश्चंस करेंगे, कूलॉम के नियम पर भी हम क्वेश्चंस करेंगे और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आवेश के संतुलन और निकाय के संतुलन पे। बिंदु आवेशों का कोई निकाय होगा उसके संतुलन पे बेस्ड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा आवेश का संतुलन यहाँ पर क्या है। मान लो मेरे पास में कोई दो बिंदु आवेश है। ठीक है बेटा, क्या है, दो बिंदु आवेश है Q1 एंड Q2। ठीक है बेटा, मैंने दो बिंदु आवेश लिए हैं Q1 तथा Q2, केवल इनके परिमाण लिए यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दिया गया है आपको बेटा, यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे क्या दिया गया है बेटा, केवल आपको दिया है Q2 का जो परिमाण है वो किससे बड़ा है, Q1 के परिमाण से बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे कौन सा बिंदु आवेश बड़ा है बेटा, Q2 आवेश बड़ा है Q1 से। और वो कौन सी दूरी पर रखे हुए हैं, वो किसी r दूरी के ऊपर रखे हुए हैं, वो किसी r दूरी के ऊपर रखे हुए हैं। अब आपका जो क्वेश्चन हो बेटा वो क्या है कि एक थर्ड आवेश, एक तीसरा आवेश है, उसको इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पे कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन की अवस्था में रहे। वह कौन सी अवस्था में रहे बेटा, संतुलन की अवस्था में रहे। तो बेटा मैंने बोल दिया कि वो जो तीसरा आवेश ना वो मेरा क्या है, Q0 है। तीसरा आवेश क्या है बेटा, तीसरा आवेश हमारा है Q0। तीसरा आवेश हमने क्या मान लिया, Q0। उसको कहीं लाके हमने रख दिया P बिंदु पे। उसको हमने कहा रख दिया बेटा, उसको हमने P बिंदु पे लाके रख दिया। और टोटल दूरी हमारे पास में कितनी थी, R दूरी। तो मैंने बोला कि वो छोटे वाले आवेश से कौन सी दूरी पर रखा गया बेटा, छोटे वाले आवेश से हमने बोलते कि सिर्फ x दूरी पर रखा है। तो बड़े वाले आवेश से कितनी दूरी जाएगी उसकी, उसकी हो जाएगी बेटा r माइनस x दूरी। उसकी दूरी क्या हो जाएगी, r माइनस x दूरी। ठीक है, ये हमने अपनी तरफ से माना है कि माना वह बिंदु P है जो कि छोटे वाले आवेश से x दूरी पर, वहां पर तीसरे आवेश को रखने पर वह साम्य अवस्था में या संतुलन की अवस्था में होगा। अब आता है कि संतुलन की अवस्था किसे कहते हैं। यदि इस आवेश पर ये दोनों जो बिंदु आवेश है, ये जो बल लगाएंगे वो परिणामी बल 0 होना चाहिए बेटा। मतलब ये वाला भी इस पे बल लगाएगा, ये वाला भी इस पे बल लगाएगा। अगर उन दोनों बलों का परिणामी 0 हो गया, मतलब इस पे कोई परिणामी बल नहीं लग रहा, तो हम बोलेंगे कि आवेश संतुलन की अवस्था में है। ठीक है बेटा, तो देखो हम ये करने वाले हैं, ये Q1 आवेश इस Q0 पे कितना बल लगाएगा। देखो बेटा यहाँ पे संतुलन की अवस्था, यहाँ पे क्या आ रही है हमारे पास में, संतुलन की अवस्था। संतुलन की अवस्था पर, संतुलन की अवस्था पर क्या है ध्यान रखना, Q0 पर, Q0 पर Q1 के कारण बल, Q0 पर Q1 के कारण बल बराबर होना चाहिए। ध्यान रखना बेटा किसके कारण, Q0 पर Q2 के कारण बल, Q0 पर Q2 के कारण बल। ठीक है बेटा, यहां तक ये दोनों बल हमारे पास बराबर होने चाहिए। मतलब ये भी इस पे बल लगाएगा, ये भी इस पे बल लगाएगा, दोनों बल परिमाण में बराबर होने चाहिए और विपरीत दिशा में तो वैसे भी होनी चाहिए। इसका मतलब से इसको सदिश रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो ध्यान रखना बेटा, मान लो आपने कहा कि इस पे ये वाला बल लगा रहा है F1 वेक्टर और ये वाला इस पे बल लगा रहा है कितना, F2 वेक्टर। इसका मतलब ये हो गया कि सर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर मिलके कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही है संतुलन की अवस्था बेटा। आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। जैसे मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो बेटा क्या आ रहा है कि सर F1 वेक्टर बराबर होना चाहिए माइनस F2 वेक्टर के, F1 बराबर होना चाहिए माइनस F2 वेक्टर के। इसका मतलब दोनों बल परिमाण में बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में होने चाहिए। देखो सदिश से इसे पता चलता है, इसलिए सदिश निरूपण सबसे बेस्ट होता है। अगर आप किसी भी किन्हीं भी सदिशों से आधारित कोई क्वेश्चन करते हो, बल एक सदिश राशि है इसलिए उसको मैंने सदिश रूप में लिया, तो मुझे यहाँ क्या पता लगा कि दोनों बल परिमाण में बराबर है लेकिन विपरीत दिशा में, तभी इसमें परिणामी बल कितना लगेगा, 0। इसलिए मैंने यहाँ केवल परिमाण लिया बेटा, ध्यान रखना, क्योंकि मुझे ये पता है कि इस बिंदु आवेश को अगर संतुलन की अवस्था में रखना है तो इस पे दो बल लगेंगे Q1 के कारण और Q2 के कारण।
दोनों परिमाण में बराबर होना चाहिए और विपरीत दिशा में होनी चाहिए। चलो बेटा Q2 पर Q1 का बल देखते कितना है, कितना आ रहा है K Q नॉट Q1 डिवाइडेड बाय दूरी कितनी बेटा एक्स स्क्वायर, तो सही आपने कर दिया यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू Q नॉट पे Q2 का बल कितना आ रहा है यार बेटा क्या K Q नॉट Q2 डिवाइडेड बाय R माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है ना। हाँ सर यहाँ तक ठीक है, Q नॉट से सर Q नॉट कैंसिल हो गया, K से सर K भी कैंसिल हो गया, ठीक है बेटा यहाँ तक। आगे नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास में क्या है r माइनस एक्स स्क्वायर बदल लिया था बेटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। इस टर्म को हम यहाँ ले आते हैं, इस टर्म को अब Q1 को नीचे की तरफ ले जाते हैं, तो बेटा क्या आ रहा है यहाँ पे Q2 डिवाइडेड बाय Q1, ठीक है सर यहाँ तक स्टेप समझ में आ गई। अब दोनों तरफ बेटा क्या करते हैं वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर मैं बेटा इधर कर देता हूँ, ठीक है ना। इस स्टेप के बाद में यहाँ कर लेंगे पूर्ण दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर, ठीक है बेटा दोनों तरफ हमने क्या कर दिया वर्गमूल ले लिया। देखो दोनों तरफ वर्गमूल लेने पे क्या आ रहा है सर, यहाँ तो आएगा r माइनस एक्स और यहाँ आएगा x इक्वल टू आएगा सर प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1, मतलब यहाँ जो पावर थी ना वो जैसे उधर जाएगी तो बेटा ध्यान रखना प्लस माइनस की दो वैल्यू मिलने वाली है। आपने देखा होगा जब भी हम ऐसे लिखते हैं x इक्वल टू 4 तो बेटा ध्यान रखना x की दो वैल्यू आती है प्लस माइनस 2, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर इक्वल टू अगर हम लिखते हैं 4 तो वैल्यू कितनी मिलती है सर, x की दो वैल्यू मिलती है या तो प्लस 2 या माइनस 2, तो उसी हिसाब से मैंने इसको यहाँ पे क्या किया है सोल्व किया है, ठीक है सर। r माइनस एक्स अपॉन एक्स, r माइनस एक्स अपॉन एक्स जो स्क्वायर था दोनों तरफ कॉमन स्क्वायर, ऊपर भी है नीचे भी है, उधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा अंडर रूट Q2 अपॉन Q1 प्लस माइनस में सर दो वैल्यू मिलने वाली। x से डिवाइड करो बेटा यहाँ पे क्या आ रहा है सर, यहाँ r बाई एक्स माइनस 1 इक्वल टू प्लस माइनस सर ये हमारे पास में Q2 अपॉन Q1, ठीक है सर प्लस 1 उधर भेज दो, यहाँ r बाई एक्स 1 प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1, ठीक है बेटा यहाँ तो देखो ये माइनस का वन उधर क्या हो गया प्लस का हो गया। नेक्स्ट स्टेप में अपने को क्या मिल रहा है देखो बेटा, नेक्स्ट स्टेप में अपने को मिल रहा है सर x बाई आर, इसका व्युत्क्रम कर दो बेटा उल्टा कर दो, मुझे x चाहिए r नहीं चाहिए, r तो दिया हुआ है, मुझे x दूरी चाहिए ये वाली दूरी, तो देखो यहाँ पे क्या किया इसको जस्ट उल्टा कर दिया व्युत्क्रम करने पर, तो क्या है बेटा हमारे पास में 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1, ठीक है बेटा यहाँ तक समझ में आ गया। कुछ भी नहीं किया मैंने, इसका उल्टा किया है। अब सर x इक्वल टू कितना है सर, r को यहाँ से हमने स्किप किया और ये सर यहाँ पे आ गया r इस जगह पे, यही जनरल फॉर्मूला है बेटा हमारे पास, बस इस जनरल फॉर्मूले को याद रख लो, आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हो देखो, पहले बेटा एक जनरल फॉर्मूला जो मैंने निकाला है इसको याद कर लो आप, बस ये जो मैंने एक जनरल फॉर्मूला निकाला है ना ये बेटा आप क्या कर लो याद कर लो इस जनरल फॉर्मूले को। अगर यह जनरल फॉर्मूला आपको याद हो गया तो ये समझ लो आप सारी कैलकुलेशन करने वाले बेटा यहाँ पे, ये है एक जनरल फॉर्मूला आ गया हमारे पास में, ठीक है ये जनरल फॉर्मूला याद करो बेटा, ये x का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। अभी अपन सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से करने वाले हैं। जो बच्चे IIT जेईई और नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन करते देखो क्या क्या है सर। यहाँ पे x के दो मान क्यों मिल रहे हैं, यहाँ पे x के मान दो क्यों मिल रहे हैं हमें, यहाँ पे प्लस भी आ रहा है माइनस भी आ रहा है, ठीक है बेटा स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लो स्क्रीनशॉट ले लो, x के दो मान क्यों आ रहे हैं वो हम यहाँ पे अब सोल्व करने वाले हैं, x की दो वैल्यू क्यों आ रही है, ठीक है ना बेटा। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं आवेश का संतुलन या उसकी साम्य अवस्था के लिए उस आवेश को कहाँ रखा जाए, तो वो दूरी हमने ली है x दूरी। अब सर वो x दूरी कहाँ कहाँ कैसे है ये सारी चीजें हमें पता करनी है, ठीक है ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो बेटा क्वेश्चन पे चलते हैं आगे, देखो आगे हम क्वेश्चन पे चलते हैं क्या है क्या नहीं है। देखो अब हमें क्या करना है कि सर अभी हमारे पास में आपने खाली ये बोला था कि Q2 का परिमाण Q1 से बड़ा है, यहाँ पे आपने बोला था कि सर Q2 का जो परिमाण है वो Q1 से बड़ा है। इसका मतलब हमने ये दूरी कहाँ से ली थी, छोटे वाले बिंदु आवेश से। देखो बेटा Q1 छोटा है तो आज के बाद जब भी न्यूमेरिकल करोगे ना ये दूरी जो याद रखनी है हमेशा कहाँ से याद रखनी है, छोटे वाले बिंदु आवेश से। ये जो फॉर्मूला आपने याद किया ना x इक्वल टू r अपॉन 1 प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1,
ये दूरी हमें याद रखनी है छोटे वाले बिंदु आवेश से। बस पहला दिमाग में आपको याद में रखना है कि ये दूरी हमें छोटे वाले बिंदु आवेश से रखनी है। देखो बेटा, यदि ये दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के हैं, पहला केस फर्स्ट क्या होगा बेटा, केस फर्स्ट, यदि दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के हो तो जो सूत्र है हमारा बेटा, ध्यान रखना, उस सूत्र में क्या लेंगे, तो सूत्र में पॉजिटिव चिन्ह लेते हैं। क्या लेंगे अपन, पॉजिटिव चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेंगे। यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं, या तो माइनस माइनस या प्लस प्लस, ये चीज हमेशा याद रखना बेटा। तो हमेशा क्या लेंगे हम, धनात्मक चिन्ह लेंगे। मतलब सर x इक्वल हो जाएगा हमारे पास में r डिवाइडेड 1 प्लस रूट q2 अपॉन q1। सर ऐसा क्यों, इसका मतलब क्या है, देखो बेटा इसका मतलब समझ लो, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि सर जो अभी हमने x दूरी मानी है, इसका मतलब वो सही दिशा में मानी है, तभी ये प्लस साइन आ रहा है, ये वैल्यू पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव में कैसे आएगी बेटा, आप r की वैल्यू मान लो 10 सेंटीमीटर लो। मैंने बोला कि r कितना है, 10 सेंटीमीटर है। दो बिंदु आवेश, दोनों बिंदु आवेश कितना मान लो बेटा, एक बिंदु आवेश हमारा है 4 माइक्रोकूलम और जो दूसरा बिंदु आवेश है बेटा वो मानता हूं मैं कितना, 16 माइक्रोकूलम। ठीक है, प्रकृति समान ली है ना मैं, देखो अभी करके देखते हैं। तो सर वो तीसरा बिंदु आवेश हमें कहाँ रखना चाहिए, वो तीसरा बिंदु आवेश इन दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने में रेखा के कहाँ पे रखा जाना चाहिए कि हमें वो बिंदु आवेश क्या मिले, संतुलन की अवस्था मिले। तो देखो बेटा न्यूमेरिकल करते हैं। तो सर x इक्वल टू आएगा 10 सेंटीमीटर डिवाइडेड 1 प्लस रूट q2, बड़ा वाला आवेश पहले, बड़ा वाला कौन सा है, 16 माइक्रोकूलम डिवाइडेड बेटा कितना है, 4 माइक्रोकूलम। सर माइक्रोकूलम से माइक्रोकूलम कैंसिल, 16/4 4। सर 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2। सर ये हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 2। सर आंसर आएगा 10/3 3.33 सेंटीमीटर। देखो बेटा वैल्यू पॉजिटिव में आई है, वैल्यू किस में आई है, पॉजिटिव में, बिल्कुल पॉजिटिव में आएगी। पॉजिटिव का मतलब सर आपने बिल्कुल दिशा सही ली थी कि x इधर ही होना चाहिए, x बाहर नहीं जाएगा। अब कोई बच्चा बोले कि सर यदि हम माइनस ले लें तो क्या हो जाएगा, अब अगर हम माइनस ले तो क्या हो जाएगा। देखो बेटा यहाँ पे अगर आप माइनस लेते हो, यहाँ पे इस जगह पे माइनस लेते हो, देखो अभी समझने को कोशिश करना है। यहाँ पे माइनस लेंगे तो सर क्या हो रहा है, ये आ रहा है 10 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2, मतलब बेटा यहाँ 10 माइनस 1 माइनस 10 सेंटीमीटर। सर ये कैसे हो गया, ये माइनस 10 सेंटीमीटर क्यों आया। देखो बेटा ये माइनस 10 सेंटीमीटर क्यों कर रहा है कि दूरी इधर नहीं, दूरी पीछे की तरफ है, बाहर की तरफ है, इधर है, वो x दूरी यहाँ पर है। तो सर x अंदर भी आएगा बाहर भी आएगा, ये कब पॉसिबल है। तो पहली चीज बेटा आपको एक ध्यान रखनी है, जब दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के होते हैं, या तो दोनों धनात्मक होने चाहिए या दोनों ऋणात्मक होने चाहिए। तो बेटा ध्यान रखना हमेशा वह बिंदु आवेश कहाँ रखा जाना चाहिए, जब वो साम्य अवस्था में होगा। तो आपको हमेशा याद रखना है दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं ना कहीं होगा, दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच में कहीं ना कहीं वह बिंदु मिलेगा जहां पर वो संतुलन की अवस्था में होगा। अगर सर बाहर रख दे तो क्या होगा, देखो बेटा बाहर ट्राई करके देख लो, बाहर संतुलन की अवस्था में नहीं रहेगा। आपने क्यू नोट को यहाँ ला के रख दिया, बेटा क्यू नोट को यहाँ ला के रख दिया, आपने बोला सर हम क्यू नोट को यहाँ रख दे क्या होगा, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये धनात्मक इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित, वो धनात्मक इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित। बेटा दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, कहां से होगा, संतुलन की अवस्था में नहीं होगा। इसका मतलब सर यदि दोनों आवेश समान प्रकृति के हैं तो बिंदु आवेश बीच में होगा। देखो एक इधर धक्का लगाएगा, एक इधर धक्का लगाएगा, एक इधर बल लगाएगा, एक इधर बल लगाएगा, मतलब पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरी बात से ये बिंदु आवेश कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होना चाहिए। बेटा ये किसी भी प्रकृति का हो सकता है, ये क्या हो सकता है, किसी भी प्रकृति का हो सकता है। पहली चीज ये, यदि दोनों बिंदु आवेश आपके क्या है, समान प्रकृति के हैं, तो तीसरा आवेश किसी भी प्रकृति का हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है। अगर ये धनात्मक होगा तो ये धनात्मक उसको रिपेयर करेगा, ये धनात्मक इसको प्रतिकर्षित करेगा। सर अगर ऋणात्मक होगा तो इस ऋणात्मक आवेश को ये भी आकर्षित करेगा, इस ऋणात्मक आवेश को ये भी आकर्षित करेगा। देखो बेटा अभी भी दोनों बल लग रहे हैं, दोनों बल विपरीत दिशा में लग रहे हैं, इसका मतलब सर संतुलन की अवस्था मिल जाएगी। दूसरा आता है सर इसका परिमाण क्या होना चाहिए। बेटा इसका परिमाण अनंत हो सकता है। आप खुद देख लो फॉर्मूले के अंदर क्यू नोट कहीं पर भी नहीं आया, पूरे फॉर्मूले में क्यू नोट कहीं नहीं आया, क्यू नोट कट रहा था, क्यू नोट क्या हो रहा था,
कट रहा था, इसका मतलब क्यू नॉट का मान 1 कूलम से लेके अनंत कुछ भी हो सकता है, ये 100% संतुलन की अवस्था में होगा। ठीक, आगे समझ में आता है। इसका मतलब सर हम प्लस कब लेंगे, जब दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के होंगे, या तो धनात्मक धनात्मक या ऋणात्मक ऋणात्मक, और तरीके से मैंने करके दिखा दिया। ठीक है, तो एग्जाम में अपने को प्लस माइनस यूज नहीं करना है, यहाँ पे डायरेक्ट प्लस यूज करना है बस। कब, जब समान प्रकृति के दिए हो। अब जब विपरीत प्रकृति के दिए हो तो कैसे करेंगे, देखो बेटा विपरीत प्रकृति के दिए होंगे तो हमारे पास में क्या आने वाला है, इसको मिटा देता हूं मैं। ठीक है बेटा, ये आपका हो गया पहला केस, जब दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के हो। अब अगर बेटा आपसे पूछ लिया जाए कि सर दोनों बिंदु आवेश समान परिमाण के और समान प्रकृति के हो, तब वह बिंदु आवेश कहाँ रखा जाना चाहिए, बिल्कुल मिड में। कैसे, सर दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के हैं और समान परिमाण के हैं, तो सर प्लस तो आएगा ही आएगा। दोनों परिमाण में बराबर है, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, सर क्यू से क्यू कैंसिल, √1 कितना होगा 1, सर हो गया r/2। आया नहीं है बेटा, r/2 मैंने इसी में डाल दिया। यदि बेटा यहाँ लिख लेंगे अपन, परिमाण तो प्रकृति तो समान ही, मैंने परिमाण के साथ साथ यहाँ बोल दिया परिमाण भी लिखा बराबर है। यदि q1 का परिमाण बराबर है q2 के, तो ध्यान रखना बेटा वो जो दूरी रहेगी आपकी दोनों बिंदु आवेश से कितनी रहेगी, r/2। x = कितना मिलेगा, r/2 दूरी पे बिल्कुल बीच में रख दो। ठीक है, दूसरा केस अपन लेके चलते हैं बेटा। तो दूसरा केस अपना क्या है, दूसरा जो केस है, दूसरा केस नंबर 2, यदि दोनों बिंदु आवेश, यदि दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति हो, बेटा क्या हो, विपरीत प्रकृति के हो। यदि दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हो तो सूत्र में ऋणात्मक चिन्ह, तो बेटा हम क्या लेंगे, सूत्र में ऋणात्मक चिन्ह लेते हैं। ठीक है बेटा, अगर दोनों बिंदु आवेश, हमारे जो दोनों बिंदु आवेश है q1 और q2, अगर ये विपरीत प्रकृति के हैं तो चिन्ह हम कैसा लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह लेते बेटा। कैसा लेंगे, ऋणात्मक चिन्ह। तो सर दूरी मिलेगी x = r/1 माइनस रूट बड़े वाला आवेश डिवाइडेड बाय छोटे वाला आवेश। ध्यान रखना बेटा ये दूरी कहां से है, ये दूरी याद रखनी छोटे वाले बिंदु आवेश से, बड़े वाले से आप आराम से निकाल सकते हो। अरे जब छोटे वाले से मिल जाएगी तो बड़े वाले से वैसे ही मिल जाएगी सर, r - x। तो ध्यान रखना बेटा ये दूसरा केस हो गया हमारा क्या, यदि दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो ध्यान रखना बेटा वो दूरी अंदर नहीं मिलेगी, वो दूरी बाहर मिलेगी। वो बिंदु बाहर मिलेगा जहां पे तीसरे आवेश को अपने को लाके रखना है। कैसे सर, समझो एक बार। देखो बेटा इस केस को मैं समझा रहा हूं आपको। मान लो आपके पास में ये q1 है, इसको आपने बोल दिया 4 माइक्रोकूलम। ठीक है बेटा, और ये कितना है -60 माइक्रोकूलम। ढंग समझने की कोशिश करना बेटा, ये आराम से आपको समझ में आ जाएगा। और इसके बीच की दूरी आपने ली r। ठीक है बेटा, अगर मैं तीसरे आवेश को कहीं बीच में लाके रखता हूँ, देखो एक बार सोचना, तीसरे आवेश को सर बीच में कहीं लाके रख दो, ये धनात्मक वाला, ये धनात्मक आवेश मान लो, तीसरा आवेश हमारा कैसा है, धनात्मक। ये धनात्मक क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। बट ये ऋणात्मक इसको क्या करेगा बेटा, आकर्षित करेगा। या आकर्षित करेगा। सर दोनों बोलते एक ही दिशा में होंगे, तो ये बिंदु आवेश साम्य अवस्था में कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। इसका मतलब सर जब दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, जब दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, तीसरे आवेश को हम इनके बीच में कहीं नहीं रख सकते। इसका मतलब उसको हमें रखना पड़ेगा कहीं बाहर की तरफ। अब बेटा बाहर की तरफ देखते देखिए, बाहर की तरफ मैं सबसे पहले इधर रख के देखता हूँ बेटा। ठीक है ना, इधर रख के देखता हूँ। इससे दूरी बेटा कितनी जाएगी, मैंने बोल दिया कि कौन सी दूरी पर है, x दूरी पर। मैंने बोल दिया कि बड़े वाले से x दूरी पर। एक बार ट्राई करके देखते हैं कैसे, क्या संतुलन में होता ही नहीं होता। तो बेटा छोटे वाले से दूरी कितनी जाएगी, r + x। छोटे वाले से दूरी कितनी जाएगी, r + x। और बड़े वाले से दूरी सर आपने लिए x। तो सर अगर अपन इस पे इसका बल देखें तो ये आ रहा है सर हमारे पास में q2 और ये क्या है q1। तो सर इस पे बल लगेगा k q0 q2/x²। सर ये बराबर होना चाहिए किसके, k q0 q1/r + x का होल स्क्वायर के। दोनों बलों को बराबर करेंगे तभी साम्य अवस्था में हो सकता है। ये वाला इस पे कितना बल लगाएगा, k q0 q2/x²। ये वाला इस पे कितना बल लगाएगा, k q1 q0/r + x²। सर अगर अपन यहाँ पे देखते हैं
के क्यू नोट से के क्यू नोट कट गया, ठीक है। लेकिन सर ये अनुपात कभी बराबर हो ही नहीं सकते, कंडीशन ही नहीं मिलेगी अपने को कि दोनों अनुपात बराबर हो जाए। कैसे? देखो बेटा, ये तो है Q2 जो कि क्या है बड़ा, लेकिन दूरी कैसी है छोटी। सर ये बिंदु है इसके साथ परिमाण में छोटा, लेकिन दूरी कैसी है बड़ी। इसका मतलब छोटे में बड़े में छोटे का भाग दिया और छोटे में बड़े का भाग दिया। सर अनुपात कभी बराबर हो ही नहीं सकता, वैल्यू कभी बराबर आ ही नहीं सकती। ये ऐसी कंडीशन ही नहीं है कि बड़े में छोटे का भाग दिया, छोटे में बड़े का भाग दिया जाए। इसका मतलब बड़ी वैल्यू तो इसमें बड़े का भाग लगना चाहिए, छोटी वैल्यू इसमें छोटे का भाग लगना चाहिए। इसका मतलब सर उस बिंदु आवेश को हम इधर भी नहीं रख सकते, तो उस बिंदु आवेश को किधर रखेंगे? छोटे वाले की तरफ। उस बिंदु आवेश को हम कहाँ रखेंगे बेटे? छोटे वाले की तरफ। अब हम बोल सकते हैं कि एक्स दूरी, इसीलिए मैंने कहा कि वो फॉर्मूला हमेशा किसके लिए याद रखना है? छोटे वाले बिंदु आवेश से दूरी। किसके लिए याद रखना है? हमेशा एक्स जो दूरी हो किसके लिए? छोटे वाले बिंदु आवेश के लिए दूरी। अब आपको पता लग गया होगा कि सर अगर हमें ये फॉर्मूला, एक अकेला फॉर्मूला याद रखना है, x इक्वल्स टू r डिवाइडेड बाई 1 प्लस माइनस रूट Q2 अपॉन Q1, जहां पे बेटा ध्यान रखना Q2 का जो परिमाण है वो बड़ा है Q1 से, बस ये चीज ध्यान रखनी है बस इस फॉर्मूले में। अब इस फॉर्मूले से अगर माइनस रख देंगे तो जो x हमने इधर माना था वो x इधर आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसका मतलब सर अगर हमारे पास दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो वो बिंदु कहां मिलेगा? छोटे वाले बिंदु आवेश की तरफ, बाहर की तरफ मिलेगा। किधर मिलेगा बेटा ध्यान रखना, अगर आपके पास में ये है Q1 और ये है बेटा Q2, एक प्लस का एक माइनस का है, कोई सा भी हो सकता है इनमें प्लस माइनस, ये माइनस का हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है, ये माइनस का हो सकता है, ये प्लस का हो सकता है, कैसे भी ले सकते हो। लेकिन छोटा वाला हमेशा आपको जो दूरी है ना एक्स दूरी, वो छोटे वाले से लेनी है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल लिया था 4 माइक्रोकुलम माइनस 16 माइक्रोकुलम, ध्यान रखना बेटा परिमाण इसका छोटा है, माइनस प्लस नहीं देखना। ये है आपका 4 माइक्रोकुलम, ये है माइनस 16 माइक्रोकुलम। परिमाण किसका छोटा है? परिमाण इसका छोटा है, तो दूरी आपके कहाँ मिलेगी? वो एक्स है बेटा, वो एक्स दूरी यहाँ मिलेगी इस जगह पर। ये रहा वो बिंदु, ये वो बिंदु यहाँ रहेगा जहां पे तीसरे आवेश को रखने पर वह संतुलन की अवस्था में होगा। तो इस तरह के आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, जैसे मैंने भी एग्जांपल देके बताया थे। बुक में आपके एग्जांपल्स हैं, उनको सोल्व करो। अगर समझ नहीं आता तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो बेटा। तो इसलिए मैंने कंडीशन बता दी है, अगर दोनों बिंदु आवेश समान प्रकृति के हैं तो हमेशा तीसरे आवेश को उन दोनों बिंदु आवेश के बीच में कहीं ना कहीं रखना होगा। अगर हमारे पास में दोनों बिंदु आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो बेटा छोटे वाले बिंदु आवेश से बाहर की तरफ, छोटे वाले बिंदु आवेश से बाहर की तरफ वह बिंदु होगा जहां पे तीसरे आवेश को रखने पर वह संतुलन की अवस्था में होगा। ये तो हो गया बेटा आवेश का संतुलन। अब हम लेके चलते हैं निकाय का संतुलन। ठीक है बेटा, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट लेना था तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा। ये लो, ये दोनों कंडीशन हो गए हमारे पास में समान प्रकृति का, और दूसरा जो केस है वो कौन सा हो गया हमारा? विपरीत प्रकृति का। ये बेटा ये केस नंबर सेकेंड और ये केस नंबर फर्स्ट। स्क्रीनशॉट ले सकते हो बेटा, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलो अब हम चलते हैं बेटा क्या? निकाय का संतुलन। ठीक है ना, अब हम चलते हैं निकाय के संतुलन पे। देखो बेटा, निकाय हमारा संतुलन रूप में होना चाहिए, तो अब हम लेके चलते हैं निकाय का संतुलन। आवेश निकाय का संतुलन, आवेशों के निकाय का संतुलन, आवेशों के निकाय का संतुलन, आवेशों के निकाय का संतुलन। ठीक है बेटा, आवेशों के निकाय का संतुलन का मतलब क्या हो गया? पूरा निकाय ही संतुलन में होना चाहिए। इतनी देर हम पढ़ रहे थे केवल बिंदु आवेश संतुलन में होना चाहिए था, अब हम बात करें पूरे निकाय के संतुलन की। तो देखो बेटा, इसके लिए हम क्या करेंगे? मान लो आपने क्या लिया है, एक आवेश Q1 लिया है, एक आवेश बेटा आपने Q2 लिया है। ठीक है, अब बोला गया है कि तीसरा बिंदु आवेश इन दोनों बिंदु आवेशों के बीच में कहीं ना कहीं रख दिया। ऐसे दूरी दी हुई आएगी, हमें ध्यान रखना बेटा, दूरी दी हुई आएगी, या उस आवेश का परिमाण दिया जाएगा, दूरी पूछी जाएगी कि कहाँ रखा जाए कि निकाय संतुलन की अवस्था में। दो कंडीशन पूछ जाएगी बेटा, यदि आवेश का परिमाण दिया हुआ है, यदि आवेश का परिमाण दिया हुआ तो दूरी पूछ जाएगी, इससे कहाँ रखे, इससे कहाँ रखे। और यदि आपको आवेश का परिमाण नहीं दिया, उसकी प्रकृति नहीं दी, तो आपसे वो दूरी पूछेगा किस दूरी पर रखा जाए। ठीक है, आवेश का परिमाण दिया हुआ है तो दूरी पूछी जाएगी, अगर दूरी दी हुई तो आवेश का परिमाण पूछा जाएगा। तो मैंने बोल दिया कि इनके बीच की दूरी
इनके बीच की दूरी है r, और एक तीसरा बिंदु आवेश बेटा मैं कितना लिया है q, उनको इन दोनों के बीच में लाके रख दिया r/2 और r/2। ठीक है बेटा, यहाँ तक r/2 और r/2 के बीच में यहाँ कहीं लाके रख दिया। और मैंने ये बोला कि दोनों बिंदु ऐसे Q1 Q2 आपको दिए हुए हैं। अब बोला जाएगा कि तीसरा जो बिंदु हम लेके आ रहे हैं, सबसे पहले तो उसकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, उसका परिमाण कैसा होना चाहिए। देखो बेटा एक बार मैंने बोला कि आवेश आपका जो निकाय है संतुलन की अवस्था में होना चाहिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, तीसरे बिंदु आवेश Q का परिमाण वह प्रकृति क्या होनी चाहिए जिससे निकाय अधिकतम संतुलन की अवस्था में हो। बेटा क्या हो, अधिकतम संतुलन की अवस्था में हो। अधिकतम का मतलब हो गया कि पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में होना चाहिए बेटा। अब देखो बेटा निकाय संतुलन की अवस्था में कैसे होना चाहिए, ये भी संतुलन में होना चाहिए, ये भी संतुलन में होना चाहिए, ये भी संतुलन में होना चाहिए। मतलब कुल मिला के सब तीनों बिंदु आगे संतुलन में होने चाहिए। ये वाला तो वैसे भी संतुलन में होगा, अभी हमने देखा था, वैसे तो न्यूमेरिकल किया था, ये तो संतुलन में हो जाएगा सर। इसका तो परिमाण कुछ भी हो सकता है बीच वाले आवेश के लिए, जब ये खुद को संतुलन में रहना है तो। लेकिन सर ये दोनों भी तो संतुलन में होने चाहिए, बिल्कुल। तब इसका परिमाण क्या होना चाहिए, अब परिमाण चेंज करना पड़ेगा। तो देखो बेटा कैसे करेंगे, हमेशा हम क्या करते हैं, जब भी निकाय के संतुलन की बात करते हैं तो तीसरे आवेश पर संतुलन नहीं देखेंगे, हम देखेंगे दोनों बाहर वाले आवेशों पे संतुलन। हमेशा कोने वाले आवेश को पकड़ लो। तो अगर सर ये Q1 Q2 में से कोई सा एक संतुलन में हो गया, इसका मतलब तीनों वैसे संतुलन में होंगे। तो मैंने क्या देखा कि निकाय के संतुलन के लिए बेटा, निकाय के संतुलन में क्या कंडीशन होनी चाहिए, निकाय के संतुलन के लिए क्या होना चाहिए, निकाय के संतुलन के लिए सर Q द्वारा Q2 पे बल, कैपिटल Q द्वारा Q2 पर बल। ठीक है कि सर ये तो इस पे बल लगाएगा, मान लो धनात्मक ऐसे मान लेते हैं, ये धनात्मक है तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन ये वाला भी तो फिर इसको प्रतिकर्षित करेगा। सर इसका मतलब इस बिंदु इस पे दो बल लगने वाले हैं, एक तो ये वाला बल लगाएगा, एक ये वाला बल लगाएगा। सर अगर दोनों बराबर हो जाए, विपरीत दिशा में हो जाए, तो ये वाला आवेश संतुलन की अवस्था में होगा या नहीं होगा, बिल्कुल होगा। इसका मतलब सर यदि दोनों धनात्मक है तो इसको ऋणात्मक होना पड़ेगा। प्रकृति तो पता लग गई बेटा, यदि दोनों बिंदु धनात्मक है तो इसको ऋणात्मक होना पड़ेगा, जिससे ये ऋणात्मक धनात्मक को आकर्षित करेगा और ये वाला इसको प्रतिकर्षित करेगा। बराबर होना चाहिए क्या कि बेटा, Q1 द्वारा Q2 पर बल। ये शर्त है बेटा ध्यान रखना। निकाय की संतुलन की अवस्था क्या हो गई हमारे पास में कि जब दोनों बिंदु आवेश है, ये दोनों बिंदु आवेश ये भी संतुलन की अवस्था में होनी चाहिए। तो इसके लिए मैंने क्या किया, ये वाला इस पे कितना बल लगाना है वो आपने बोल दिया कि सर F1 बाहर की तरफ, अंदर की तरफ लगाना चाहिए। ये वाला इस पे कितना लगाएगा, बाहर की तरफ लगा रहा है, क्योंकि दोनों मैंने कैसे लिए हैं, दोनों बिंदु धनात्मक लिए। लेकिन इसको ऋणात्मक होना जरूरी है। प्रकृति अपने को पता लग गया, परिमाण भी अपने को पता नहीं लगा। तो सर आपने क्या किया, Q1 द्वारा Q2 पर बल और Q1 द्वारा Q2 पर बल। ठीक है, देखो इन दोनों के बीच बल कितना हो गया, सर ये हो गया Q2 डिवाइडेड बाय दूरी कितनी बेटा, R/2 का स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू सर Q1 Q2 पे कितना बल लगाएगा, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय टोटल दूरी कितनी बेटा, R²। ठीक है सर, K से हमारा K कैंसिल हुआ, सर Q2 से हमारा Q2 कैंसिल हुआ। ठीक है, यहां से क्या आ रहा है बेटा, देखो यहां से आ रहा है R²/4, 4 ऊपर चला गया तो हमारे पास में आ गया 4Q डिवाइडेड बाई R²। इधर क्या आ रहा है बेटा, यहाँ आ रहा है Q1 डिवाइडेड बाई R²। सर R² से R² कैंसिल हो गया। सर इसका मतलब है Q का जो मान है वो Q1 का 1/4 होना चाहिए और नेगेटिव में होना चाहिए बेटा, ध्यान रखना। ये नेगेटिव हम अपनी तरफ से लगाएंगे, अगर अपनी तरफ से नहीं लगाते सर आप चाहते हैं कि सर फॉर्मूले में क्यों नहीं आया, तो बेटा फिर इसको सदिश रूप में आपको लेना पड़ेगा। सदिश रूप में कैसे लेंगे, सर F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर बराबर क्या होना चाहिए, 0,
जैसे आप F1 वेक्टर को बराबर करोगे माइनस F2 वेक्टर का, F2 माइनस अपने यहाँ पे आ जाएगा, फिर माइनस ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। लेकिन वो तो हमें क्या लग रहा है, इस डायग्राम को देखने से पता लग रहा है कि कैपिटल क्यू का परिमाण ऋणात्मक होना चाहिए और Q1 का 1/4 होना चाहिए। तो आज के बाद निकाय का अगर आपको संतुलन का पता लगाना है तो बेटा हमेशा क्या करोगे, कॉर्नर वाला, कोने वाला को एक आवेश पकड़ोगे और उसके ऊपर देखोगे उस पर जो दो बिंदु आवेश बल लगा रहे हैं वो कैसे होना चाहिए। तो Q का परिमाण बेटा कितना होना चाहिए, Q1 का 1/4 होना चाहिए, इस Q1 का 1/4। अगर दोनों बिंदु आवेश बेटा ध्यान रखना समान परिमाण के होते, ये भी 4 गुलाम है, ये भी 4 गुलाम है, ये भी 10 गुलाम है, ये भी 10 गुलाम है, ये भी 20 गुलाम है, ये भी 20 गुलाम है, तब हमेशा इन दोनों में से किसी एक आवेश का 1/4 मान ले लो, ठीक है ना। मैंने बोला ये भी 4 गुलाम, ये भी 4 गुलाम, तो बेटा ये होना चाहिए -1 गुलाम। आंसर ये रहेगा, Q1/4 लिख दो या Q2/4 लिख दो, क्योंकि मैंने दोनों को समान परिमाण का बोला है, लेकिन वो विपरीत प्रकृति का होना चाहिए। अगर दोनों धनात्मक है तो, सर दोनों अगर ऋणात्मक हो तो क्या होगा, बेटा ध्यान रखना, दोनों ऋणात्मक होंगे तो क्या होगा, हम तीसरे बिंदु आवेश को लाके यहाँ रख रहे हैं, हम तीसरे बिंदु आवेश को लाके यहाँ रख रहे हैं। देखो बेटा अगर दोनों ऋणात्मक हैं तो अब हमारे पास क्या होना चाहिए, ये धनात्मक होना चाहिए। कैसे, सर ये ऋणात्मक इस ऋणात्मक को प्रतिकर्षित करेगा, लेकिन ये धनात्मक होगा तो उसको आकर्षित करेगा नहीं करेगा, बिल्कुल। इसका मतलब सर यदि दोनों धनात्मक है तो इसको ऋणात्मक होना पड़ेगा, यदि ये दोनों ऋणात्मक है तो इसको धनात्मक होना पड़ेगा। अब बात आती है सर एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, एक धनात्मक हो एक ऋणात्मक हो, तो वो तीसरा बिंदु आवेश बीच में कभी भी संतुलन में नहीं रहेगा। देख लो, ट्राई करो बेटा, यदि आपके पास में दोनों बिंदु आवेश एक Q1 है और एक Q2 है, एक प्लस का है एक माइनस का है, तीसरा बिंदु आवेश बेटा मैंने यहाँ पे ला के रख दिया, मान लो धनात्मक, ठीक है बेटा। ये वाला भी इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, ये वाला भी इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। सब दोनों कंडीशन में इस पे इसके द्वारा बल और इस पे इसके द्वारा बल, दोनों बल एक ही दिशा में, इसका मतलब सर ये आवेश संतुलन में नहीं हुआ। दूसरी कंडीशन, सर अगर हम ऋणात्मक ले लेते हो, ये ऋणात्मक इस ऋणात्मक को क्या करेगा बेटा, प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इस ऋणात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, और ये धनात्मक इस ऋणात्मक को क्या करेगा बेटा, आकर्षित करेगा, ठीक है। मैं ऋणात्मक आवेश लेके आया, ये ऋणात्मक इस ऋणात्मक को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, ये धनात्मक इस ऋणात्मक को आकर्षित करेगा। ये वाली कंडीशन हमारी हो सकती है, ये वाली कंडीशन हमारी हो सकती है, लेकिन डिपेंड करेगा कि कौन सा वाला आवेश परिमाण में बड़ा है। ध्यान रखना बेटा, छोटे वाला जो बिंदु आवेश आप जो लेके आ रहे हो ना, वो अपने को चेक करना पड़ेगा, दोनों बलों का जो परिमाण है वो बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये कंडीशन हमें चेक करनी है, बस कोने वाला बिंदु आवेश पकड़ना है और उस पे कौन कौन से आवेश बल लगा रहे हैं उन सब का रिजल्टेंट हमें क्या करना है, परिणामी क्या करना है, 0 करना है। तो इस तरह का क्वेश्चन आपका बुक में होगा, स्क्वायर वाला, वर्ग वाला, वर्ग में दिया हुआ है कि पूरा निकाय संतुलन में होना चाहिए, पूरा निकाय संतुलन में होना चाहिए। तो कोने वाले एक बिंदु आवेश पकड़ लो और उस कोने वाले बिंदु आवेश पे परिणामी बल कितना कर दो, 0 कर दो, क्योंकि आपको पता है क्वेश्चन किस तरह दिया हुआ है। देखो बेटा मैं उस क्वेश्चन को एक बार रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। जो आपका बुक में जो क्वेश्चन दिया है उसको रिपीट कर देता हूँ मैं, पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। यह है आवेशों के निकाय का संतुलन। आवेशों के निकाय के संतुलन के लिए हम हमेशा क्या करेंगे, कोने वाला बिंदु आवेश को ध्यान में रखेंगे, कोने वाले बिंदु आवेश को ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है आपका, ठीक है। क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि एक आपके पास में वृत्त है, ये स्क्वायर ले लिया, ठीक है बेटा। यहाँ पे आपका क्या है, Q1 आवेश है, यहाँ पे Q2 आवेश है, यहाँ Q3 आवेश है, यहाँ पे Q4 आवेश है, और एक तीसरा बिंदु आवेश सेंटर में लाके रख दिया। तीसरा बिंदु आवेश कहाँ लाके रखा आपने, सेंटर में, केंद्र पे लाके रखा आपने, वर्ग के केंद्र पे लाके रख दिया। अब कहा गया है कि इस थर्ड आवेश का परिमाण और प्रकृति क्या होनी चाहिए, ठीक है बेटा। क्या दिया हुआ है, इस तीसरे आवेश का परिमाण या प्रकृति क्या होनी चाहिए कि पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में। तो मैंने कहा था ना कि थर्ड आवेश को हम कभी भी नहीं देखेंगे, क्योंकि थर्ड आवेश तो संतुलन की अवस्था में हो जाएगा कैसे कैसे, लेकिन हम करेंगे कि सर ये चारों जो बिंदु आवेश है ये भी संतुलन की अवस्था में होनी चाहिए, तभी तो पूरा निकाय संतुलन की अवस्था में होगा। तो मैं किसी एक बिंदु आवेश को पकड़ लेता हूँ, इसको, ठीक है बेटा। मान लो ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है, ये भी धनात्मक है। सर ये वाला इस पे बल लगाएगा इधर, सर ये वाला बल लगाएगा इस पे इधर, सर ये वाला बल लगाएगा इस पे इधर।
सर इन दोनों का जो परिणामी है वो भी मान लो इधर आ गया, ठीक है ना। दो बल मिलके इनको आपने बोल दिया सर एफ डबल डैश। देखो बेटा अभी मैंने इसका परिणामी नहीं, इस पे कितना बल लगाया अभी ये नहीं देखा। पहले आप तो कोने वाले जो बिंदु है उस पे कितना कितना बल लगाएंगे, ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ये इस पे इधर लगाएगा, ठीक है। इन दोनों का परिणामी सर इस दिशा में मिलेगा, दो बल मिल गए, दोनों बलों का परिणाम मैंने कितना बोल दिया एफ डबल डैश। अब बेटा ध्यान रखना ये एफ डबल डैश किसके बराबर होना चाहिए, इस माइनस क्यू द्वारा लगाए गए बल के। इसका मतलब सर आपका बिंदु आवेश है ना ये ऋणात्मक होना चाहिए, ऋणात्मक होगा तभी तो अंदर की तरफ खींचेगा, अंदर की तरफ खींचेगा तो ये बल इन दोनों बलों का जो परिणाम है उसके बराबर होना चाहिए। हो गया सर निकाय संतुलन की अवस्था में। अब इस क्यू का परिमाण आपको मिल जाएगा कि क्यू किस परिमाण का होना चाहिए। बहुत सिंपल तरीके से समझना है अपने को, कुछ नहीं करना, बस सभी बिंदु आवेश के कारण बल देख लो, इसके कारण बल सर इसके कारण ये धनात्मक होगा तो ये भी बाहर की तरफ प्रतिक्रिया करेगा, तो आपका ये बिंदु आवेश कहाँ हुआ संतुलन की अवस्था में। अगर हमें इसे संतुलन की अवस्था में लाना है बेटा तो ध्यान रखना सर इन सब के कारण जो परिणामी बल आया है वो इसके कारण जो बल आएगा उसके बराबर होना चाहिए और विपरीत दिशा में होना चाहिए, तब हमारा पूरा निकाय क्या होगा, संतुलन की अवस्था में होगा, ठीक है। चलो अब बेटा हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जो आपका बुक में दिया हुआ है कूलाम के नियम पर आधारित। कूलाम के नियम पर आधारित हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं। क्या दिया हुआ है, सबसे पहले जो कंडीशन है कूलाम के नियम पर, कूलाम के नियम पर आधारित, कूलाम के नियम पर आधारित प्रश्न, ठीक है। बुक का आपका आंकिक जो प्रश्न चौथा या पांचवा क्वेश्चन होगा उसमें क्या दिया बेटा, देखो सबसे पहली कंडीशन क्या दी है कि दो समान धागों से, दो समान धागों से जिनकी लंबाई बराबर एल और है उनसे क्या लगाया गया है, दो समरूप आवेशित गोले की कोई या बोल होगी, दो समरूप आवेशित बोले क्या करती है यहाँ पे लटका दी, चालक बोले जो इस पे भी क्यू आवेश मान लिया हमने और इस पे भी क्यू आवेश मान लिया, दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्ष करके साम्य अवस्था की स्थिति में आ जाती है। और साम्य अवस्था में ये कोण कितना बनाती है, ये कोण बनाती है 30 डिग्री, और हमने बोले कि इनके बीच की दूरी कितनी होगी, आर हो गई। पहली कंडीशन ये तो है निर्वात में, ये बेटा कंडीशन कौन सी है, निर्वात में। दूसरी कंडीशन बेटा ध्यान रखना क्या दी हुई है, दूसरी कंडीशन ऐसे बोलिए इस निकाय को किसी द्रव में डुबो दिया, किसी द्रव में डुबो दिया, तब भी यूं कहा गया है कि कोण पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तब भी बेटा क्या कहा गया है कि कोण वही रहता है 30 डिग्री। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, यहाँ पे भी वो दो बोले थे आपकी आवेश पे कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, सर आवेश अभी भी इस पे Q1 है और इस पे आवेश अभी भी Q2 है, तभी कोण वही रह सकता है, ठीक है। और दूरी भी उनके बीच की दूरी वही रहनी चाहिए r, तभी कोण वही रह पाएगा। और ये दूरियां तो आपकी वही L और N है, ठीक है। इसको हमने किस में डुबो दिया, किसी द्रव में डुबो दिया, ऐसे बोला कि किसी द्रव में डुबोने। तो दूसरा केस क्या हो गया, द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर, द्रव में डुबोने पर, ठीक है। दोनों कंडीशन हमारे पास समझ में आ गई कि दो समरूप आवेशित चालक गेंद है या गोले हैं जिन्हें समान लंबाई के दो धागों से लटकाने पर वह संतुलन की अवस्था में एक दूसरे के साथ 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। यदि इस निकाय को किसी ध्रुव में डुबो दिया जाए तो भी उनके मध्य कोण 30 डिग्री ही रहता है। तो उस द्रव का परावर्तन ज्ञात कीजिए, तो उस द्रव का परावर्तन ज्ञात कीजिए। एप्सिलॉन आर अपन ज्ञात करना है, ये जो द्रव है बेटा, ठीक है ना, इस द्रव का परावर्तन अपने ज्ञात करना है। अब क्वेश्चन में केवल दो चीज मिलेगी आपको, इस पदार्थ का घनत्व मिलेगा और द्रव का घनत्व मिलेगा। तो बेटा ध्यान रखना, द्रव का घनत्व दिया हुआ है डी द्रव, डी द्रव का घनत्व है बेटा 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है। और जो डी ठोस है हमारे पास है, ये जो गोला है उसका घनत्व है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर, ठीक है ना। द्रव का घनत्व हमें दिया है 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ठोस का जो घनत्व हमें दिया है 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और पूछा है कि द्रव का परावर्तन क्या होगा। देखो बेटा इसको कैसे करेंगे, इसमें देखते हैं संतुलन की अवस्था में कौन कौन से बल लगते हैं। देखो बेटा माना कि इसका भी द्रव्यमान m है, इसका भी द्रव्यमान m है, तो नीचे की तरफ क्या बल लगेगा mg, ठीक है। इस पे भी नीचे की तरफ क्या बल लगेगा बेटा mg। ये वाला भी इसको प्रतिष्ठ करेगा तो ये विद्युत बल क्या आ गया अपने पास में, ये आ गया सर k q² अपॉन
आर स्क्वायर, ठीक है। और के का मान कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन, निर्वात में क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये वाला भी इसको प्रतिक करेगा, कितना आएगा बेटा बल, ये बल आ गया सर हमारे पास में एफ इक्वल टू के की वैल्यू कितनी होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 इंटू Q2 कितना हो गया क्यू स्क्वायर, और दूरी कितनी है आर स्क्वायर। इस mg को कौन बैलेंस करेगा, एक ऊपर की तरफ बल लगना चाहिए सर, इस बल को कौन बैलेंस करेगा, तो बेटा यहाँ पे लगता है तनाव बल T। यहाँ पे आपका जो धागा है ना ये स्ट्रिंग है, इसमें तनाव बल लगेगा। इस तनाव बल को दो लंबवत घटकों में बांट लो, दो लंबवत घटक कौन से, एक सर घटक ये हो गया, अंदर की तरफ मतलब एक घटक ये हो गया, दो घटक हो गए सर। दो घटक तब निकाल सकते यहाँ पे थीटा बताओ, बिल्कुल बेटा थीटा निकल जाएगा। देखो इसके दो बराबर भाग कर लो बेटा, यहाँ पे 30 डिग्री के हमने दो भाग कर लिए, एक हो गया ये 15 डिग्री, दूसरा भी कितना हो गया 15 डिग्री। देखो बेटा एकांतर कोण बनना है, यहाँ पे नजर आ रहा होगा एकांतर कोण, तो ये कोण भी कितना हो जाएगा 15 डिग्री। जब 15 डिग्री हो गया तो थीटा के साथ हमेशा कौन सा घटक होता है बेटा कोस घटक, और थीटा के लंबवत घटक कौन सा होता है साइन घटक। थीटा के लंबवत घटक कितना होता है साइन घटक, तो एक हो गया टी कोस 15, एक हो गया टी साइन 15, सेम टू सेम इधर भी ऐसे होगा। लेकिन मुझे एक कंडीशन चाहिए, देखो बेटा एक कंडीशन में क्या मिल रही है सर, एक कंडीशन में मिल रही है टी साइन 15 को कौन बैलेंस कर रहा है, इसको बैलेंस कर रहा है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एमजी को कौन बैलेंस कर रहा है, एमजी को बैलेंस कर रहा है सर टी cos 15 इक्वल्स टू एमजी, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों को डिवाइड कर लो बेटा, जैसे हम दोनों को डिवाइड करते हैं तो टी से टी कट गया, ये हो गया सर tan 15, कितना हो गया ये tan 15। इसको जैसे हम डिवाइड करते बेटा ये आ रहा है क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन इनटू mg इनटू आर स्क्वायर। सर हमारे पास में पहली इक्वेशन आ गई, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट एक इक्वेशन आ गई है पहली वाली कंडीशन में, जब हमने इन दोनों स्ट्रिंगों को निर्वात में लटका रखा है, इन दोनों कोयलों को, इसको मैंने दिया इक्वेशन नंबर ए। अब अपन चलते हैं बेटा दूसरे वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या होने वाला है सर, इधर ये भी इस पे बल लगाएगा सर, ये भी इस पे इधर बल लगाएगा सर, नीचे भी mg लगेगा नीचे भी mg लगेगा, लेकिन कोण वो बोला कि वही 30 डिग्री है, कोण क्या है वही 30 डिग्री है। इसका मतलब तनाव बल का जो हमारा t cos 15 है वो बैलेंस करेगा mg को, और t sin 15 जो बैलेंस करेगा बल को, ठीक है। इसका मतलब सर यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हो रहा, चेंजेस केवल दो चीज में होता है बेटा, आपको पता है जब भी हम किसी निकाय को द्रव में डुबोते हैं या किसी माध्यम में डुबोते हैं तो बल बदलता है। पहली बात क्या होता है बल बदलता है, कैसे बदलता है सर, एप्सिलॉन की जगह एप्सिलॉन आ जाता है, और इस एप्सिलॉन की जगह हम क्या लिखते हैं एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन लिखते हैं सर। बिल्कुल बल पे प्रभाव पड़ता है, आपने बताया था कूलॉम के नियम में कि कोई दो बिंदु यदि निर्वात में है तो उनके मध्य बल होता है एफ नोट, लेकिन जैसे हम माध्यम रख देते हैं तो बल कम हो जाता है, बल क्या होता है घट जाता है। इसका मतलब एप्स नोट की जगह बेटा क्या आएगा एप्स नोट इंटू एप्सिलॉन आर आएगा। दूसरी चीज क्या होती है बेटा, हमेशा जो बोल होती है आपकी वस्तु उसके द्रव्यमान में भी कमी आती है, द्रव्यमान में भी क्या आती है कमी आती है, क्योंकि गुरुत्व त्वरण घटता है सर। पहले द्रव्यमान हमारे पास में mg था, अब बेटा ध्यान रखना द्रव्यमान होगा mg डैश, इस बार द्रव्यमान क्या होगा mg डैश होगा, m कभी बदलता नहीं है लेकिन गुरुत्व त्वरण g डैश बदलता है, तो बेटा ध्यान रखना इसी के अकॉर्डिंग यही इक्वेशन फिर से बनाएगी। अब हमने क्या बोल दिया पुनः, ध्यान रखना बेटा इस बार भी हमारे पास में क्या आएगा tan 15 इक्वल टू क्या आ रहा है सर q तो एज इट इज रहेगा, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। माध्यम में जैसे डुबोते हैं तो एप्सिलॉन की जगह क्या रहता है एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। नीचे कितना है बेटा mg डैश, और ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर, ये हो गई इक्वेशन बी। ये बेटा कौन सी इक्वेशन हो गई हमारी इक्वेशन बी। एक बार दोबारा समझना ऐसा क्यों किया हमने कि सर जैसे हम पूरे सिस्टम को जब द्रव या परावर्तन माध्यम में डुबोते हैं, किसी माध्यम में डुबोते हैं तो एक तो सर बल चेंज होता है, मतलब एप्सिलॉन की जगह इस बार आ जाएगा एप्सिलॉन इनटू एप्सिलॉन आर। दूसरी बात सर गुरुत्व त्वरण जी नहीं होता, इस बार कितना हो जाएगा जी डैश हो जाएगा। ये हमारे पास में दो इक्वेशन आ गए बेटा, इन दोनों इक्वेशन की तुलना करो सर, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए सर। क्यू स्क्वायर से क्यू स्क्वायर कट गया सर, 4 पाई एप्सिलॉन से 4 पाई एप्सिलॉन कट गया सर, m से m कट गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कट गया। यहाँ केवल क्या बचा, यहाँ तो बचा है सर हमारे पास में केवल g, उधर बचा है सर हमारे पास में एप्सिलॉन r इनटू जी डैश। समीकरण ए और बी की तुलना करने पर समीकरण
ए व बी की तुलना करने पर, बी की तुलना करने पर, ठीक है बेटा, ए और बी की तुलना करने पर हमें ये चीज मिल गई कि जी इक्वल हो रहा है एप्सिलॉन आर इंटू जी डेस। अब जी डेस का मान याद रखना बेटा, उत्प्लवन बल से, आर्किमिडीज के उत्प्लवन बल से क्या, उन्होंने क्या कहा था, जब भी हम किसी वस्तु को जब द्रव में डुबोते हैं, जिन द्रव का घनत्व अलग है और वस्तु का घनत्व अलग है, तो उन्होंने इससे कहा था कि जो जी डेस का मान होता है बेटा, वो होता है जी 1 माइनस डी द्रव डिवाइडेड बाई डी ठोस। ये फॉर्मूला बेटा आपको याद रखना है बस। अगर ये फॉर्मूला याद है तो कैलकुलेशन हो गई बस। गुरुत्वीय त्वरण में हमेशा द्रव का जब डुबोते हैं तभी प्रभाव पड़ता है, और गुरुत्वीय त्वरण का ऊंचाई के साथ भी प्रभाव पड़ता है। अगर आपको ऊंचाई वाला फॉर्मूला याद उसी से रिलेट करना है, सर ऊंचाई या गहराई में जाते तो फॉर्मूला आता है जी डेश इक्वल टू जी 1 माइनस एच अपॉन आर, 1 माइनस डी अपॉन आर, पता होगा आप लोगों को। सर गहराई में जाते हैं तो आता है 1 माइनस डी अपॉन आर, सर ऊंचाई पे जाते जाता है जी डेश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h अपॉन कैपिटल आर, 11th में पढ़ा होगा आपने। वहीं से ये फॉर्मूला बना है कि गुरुत्वीय त्वरण में प्रभाव पड़ता है जब हम किसी वस्तु को पानी में या किसी द्रव में डुबोते हैं, तब ये फॉर्मूला आता है जी डेश कितना हो जाता है, इतना हो जाता है। तो यहाँ पे जी डेश का फॉर्मूला अपन रखते थे बेटा, कितना आ गया एप्सिलॉन आर जी 1 माइनस, सर ये हो रहा है डी द्रव डिवाइडेड बाई डी ठोस, ठीक है। जी डेश का मान मैंने यहाँ से रख दिया, देखो बेटा जी से जी कैंसिल हो गया, तो एप्सिलॉन आर कितना आ रहा है यहाँ से एप्सिलॉन आर आ रहा है सर आपके पास में, एप्सिलॉन आर इक्वल टू आ रहा है, यहाँ बचा 1, उसको इधर डिवाइड करो, ये आ गया सर 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस डी द्रव डिवाइडेड बाई डी ठोस, ठीक है। मतलब क्या आ गया सर, ये आ गया डी ठोस डिवाइडेड बाई डी ठोस माइनस डी द्रव। ये सर हमारे पास फॉर्मूला आ गया लास्ट के अंदर। वैसे मैं इसको मिटा के एक बार दोबारा से कर देता हूँ, यहाँ से कर लिया, इस डायग्राम को मिटा देते हैं। अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा इसको स्क्रीनशॉट लेने के बाद उसको वहां कर देते हैं, उस तरफ कर देते हैं, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट लेना है तो बेटा स्क्रीनशॉट लेना। ये पहली वाली कंडीशन हो गई, ये दूसरी वाली कंडीशन हो गई, दोनों कंडीशन में फॉर्मूले बन गए। फिर उसके बाद में दोनों की तुलना कर ली, तुलना करने का हमें ये मिला, और ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। सर जी डेस का मान यहाँ पुट कर दिया, जी डेस का मान पुट करने में देखो जी से जी कैंसिल हो गया, एप्सिलॉन आर ऐसे रहेगा, ये नीचे की तरफ चला जाएगा। नीचे की तरफ से जाते ही हमारे पास में क्या आ रहा है, देखो बेटा जैसे ही हम देखते हैं तो सर एप्सिलॉन आर इक्वल टू आ रहा है डी ठोस डिवाइडेड बाई डी ठोस माइनस डी द्रव। ये लास्ट में हमारा एक फॉर्मूला आ गया लास्ट में। इस फॉर्मूले को याद नहीं रखना, इस फॉर्मूले का कोई यूज नहीं है, ध्यान रखना। ये केवल तभी यूज रहेगा जब हमारा कोण बराबर रहे। अब इस फॉर्मूले बेटा वैल्यू पुट कर दो, क्या क्या दिया हुआ था, सॉलिड तो दिया था 1.6, सो सॉलिड दिया था 1.6 और लिक्विड दिया था 0.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, घनत्व ये दिया था। तो सर ये आ गया 1.6 डिवाइडेड बाय 0.8, तो सर आंसर आ गया 2। आंसर कितना आ जाएगा 2। पराव्यथांक कितना हो जाएगा उस द्रव का, 2 आएगा बस। इसका मतलब घनत्व कुछ भी दिया हो सकता है, घनत्व हमारा अलग अलग दिया हुआ रहेगा और उसी के बेसिस पे हमें पराव्यतांक निकालना है। तो पराव्यतांक हमेशा 2 नहीं रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि आपके घनत्व कैसे कैसे है, ठीक है बेटा। तो वैसे वीडियो आज थोड़ा लंबा हो गया बेटा, आज हम क्वेश्चन बहुत अच्छे करने वाले थे, और भी अच्छे क्वेश्चन करने वाले थे। अगर हमें अगले लेक्चर में अगर टाइम मिलता है तो हम अगले लेक्चर में भी न्यूमेरिकल्स करेंगे, या फिर हम विद्युत क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में सारे न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करने वाले। बाकी मेरे मन में था कि मैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊँ अच्छे से, लेकिन वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आप इसी तरह से हमारे चैनल पर बने रहिए और अपनी पढ़ाई को इसी तरह कंटिन्यू रखिए, ठीक है बेटा। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं वीडियो स्टॉप कर रहा हूँ।